हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सेकंड पेपर है जिसका नाम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग है। ठीक है, इसकी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज ये आपकी क्लास नंबर 4 रहने वाली है। तो इसमें हमने शिक्षण को समझ लिया है, शिक्षण का अर्थ क्या होता है, परिभाषाएं क्या होती हैं, शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं, शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। फिर जो सेकंड चैप्टर था आपका संप्रेषण कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको भी हम लोगों ने बहुत कम शब्दों में, आसान शब्दों में संप्रेषण के सिद्धांतों को समझ चुके हैं। संप्रेषण के घटक और कारक क्या हैं, ये सब क्लियर हो चुका है। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर के सभी क्लासेस को सीक्वेंस से आप देख सकते हैं। आज आपके सामने है चैप्टर नंबर 3 यानी शिक्षण के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ टीचिंग। ओके, बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग समझेंगे, सरल शब्दों में समझेंगे। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांतों में आपके आते हैं जैसे करके सीखने का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्टिविटी समझेंगे। प्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन समझेंगे। रुचि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट समझेंगे। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, इसी तरीके से इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलिए, शिक्षण सिद्धांत का अर्थ क्या है, शिक्षण सिद्धांत आखिर है क्या। देखिए, शिक्षण का मतलब क्या होता है, टीचिंग। भाई, जो आप टीचिंग कर रहे हैं, जो शिक्षण कर रहे हैं, जो आप बालकों को सिखा रहे हैं, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों के अनुसार ही हम चल करके बालकों को सिखा सकते हैं। या जीवन में आप जो भी काम कर रहे हैं उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो इसका मतलब है कि किसी भी क्षेत्र या प्रक्रिया के विषय में सुव्यवस्थित, सुसंगठित और निश्चित क्रम में विचारों को इस प्रकार से आयोजित किया जाए कि वह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से सभी के समक्ष प्रदर्शित की जा सके। भाई, इसका सिद्धांत देखिए, शिक्षण सिद्धांत का मतलब यही है कि चाहे जो भी क्षेत्र हो या जो भी प्रोसेस आप कर रहे हैं या जो भी एक्टिविटी है, उसको आप एक व्यवस्थित तरीके से, एक संगठित तरीके से, एक सीक्वेंस में बच्चों के सामने प्रेजेंट करें ताकि सभी बच्चे उसको क्लियर तरीके से समझ पाएं। ओके, अब इसमें जैसा कि ब्रूनर का स्टेटमेंट है, तो ब्रूनर कहते हैं कि शिक्षण सिद्धांत उपचारात्मक होता है और यह ज्ञान अथवा कौशल प्राप्ति की अधिकतम प्रभावशाली विधियों से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। कहने का मतलब है जो हमारा शिक्षण सिद्धांत होते हैं ये क्या है, उपचारात्मक है, यानी कि इसमें जो भी बालक को समस्या है उसको जान करके उसका उपचार किया जाता है। ये ज्ञान अथवा जो भी कौशल है, जो स्किल्स हैं, उनकी अधिकतम प्रभावशाली विधियों से, इफेक्टिव मेथड्स से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उनको ये निर्धारित करते हैं सिद्धांत। और ऐसा जो भी क्राइटेरिया होता है वो प्रदान करते हैं जिसकी सहायता से शिक्षण या अधिगम का मूल्यांकन किया जा सकता है। ओके, डेफिनेशन आपको याद करनी होगी। टैवर्स के अकॉर्डिंग कहा गया है, शिक्षण सिद्धांत बहुत से तर्क वाक्यों यानी प्रोपोजिशंस का एक समूह होता है जिसमें एक ओर शिक्षा के परिणामों और दूसरी ओर छात्रों की विशेषताओं में पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। तो ये तो हो गया कि शिक्षण सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। अब जो हमारे शिक्षण सिद्धांत है, जैसे पहला सिद्धांत आपके सामने है करके सीखने का सिद्धांत, जो करके, लर्निंग बाय डूइंग। इसका मतलब ये है कि बच्चा खुद करके सीखे। जब तक बालक खुद अपने आप किसी भी क्रिया में इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक वो बेहतर नहीं सीख सकता है। बालक अच्छा तभी सीखेगा जब वो खुद करेगा। बालक जैसे जैसे क्रियाशील होता जाता है वह कार्य करने में आनंद का अनुभव से होने लगता है। यानी कि जो भी एक्टिविटी आप बालक से करा रहे हैं, जैसे जैसे बालक उसमें इन्वॉल्व होता चला जाएगा, सीखता चला जाएगा, उसको काम करने में मजा आने लगेगा। कोई भी कितना भी कठिन काम हो, अगर आप शुरुआत में करेंगे तो आपको बोरिंग लगेगा, आपको लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब आप सीखने लगते हैं तो आपको मजा आने लगता है, फिर उसी काम को करने में आपको अच्छा लगता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत करके सीखने पर जोर दिया जाता है, यानी बालक जो है वो लर्निंग बाय डूइंग हो, यानी कि बालक करके सीखे, पहले करे उसी से उसका अधिगम हो।
अब जैसे डाल्टन पद्धति है, मॉन्टेसरी है, किंडरगार्टन है, बेसिक शिक्षा, गांधी जी की जो शिक्षा है, गांधी जी का जिसको वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जानते हैं, बुनियादी शिक्षा के नाम से जानते हैं। ओके, इसमें भी बालक को हस्तशिल्प पर जोर दिया गया है। ओके, आदि इसी सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि ये सब जो है वो करके सीखने पर बल देते हैं। तो इसका मूल यही है कि बालक जब किसी क्रिया में खुद इन्वॉल्व होता है, जब तक करता नहीं है तब तक वो सीखता नहीं है। तो बालक को अधिक से अधिक करने का मौका देना चाहिए। ठीक है, जैसे वो लैब में करके सीख रहा है या कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसको बालक कर रहा है, प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है। ओके, इसीलिए तो ये सब चीज़ें करवाई जाती हैं। गतिविधि की अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि पौधों को विकसित होने के लिए उसको हवा, पानी, प्रकाश, खाद, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। प्रशिक्षु जो विद्यार्थी है इसके लिए मिट्टी खोदें, बीज डालें और फिर सोचें कि ये कैसे होगा। खाद डालें और देखें, हवा, पानी, प्रकाश का प्रयोग करके एक बीज किस तरीके से पौधा बनता चला जाता है। हालांकि वो बीज पहले से ही उसके अंदर उस पौधे का शेप है, वो पूरा पेड़ है, लेकिन जब तक उसको ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, उसको हवा नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगी, मिट्टी नहीं मिलेगी, तब तक कैसे वो पेड़ का रूप ले लेगा। वास्तव में ये सिद्धांत मानव स्वभाव के बिल्कुल अनुकूल है। जन्म से ही बालक क्रियाशील रहता है, उसका हर एक अंग एक्टिव रहता है। इस प्रकार सीखना तभी सफल होगा जब हम विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा करके सीखने का अवसर देंगे। ओके, और मार्गदर्शन करके उनके व्यवहार में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो टीचर कहते थे कि जो है कि फील्ड में बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करो, मैथ्स के सवाल लगाओ और जो सवाल समझ में ना आए वो हमसे पूछो। तो हम लोग खुद प्रैक्टिस करते थे, जब नहीं लगता था तब टीचर से पूछते थे, है ना। तो यहाँ पे यह बालक खुद कर रहा है तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। भाई हम खुद सवाल लगाएंगे, खुद फॉर्मूला का यूज करेंगे, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा। इस तरीके से क्रियाशीलता के सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि सीखने में एकाग्रता आती है। बच्चा कंसंट्रेट होकर के सीखता है क्योंकि वो खुद कर रहा है। जो किसी भी चाहे छोटा हो या बड़ा काम हो उसके लिए जरूरी है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा है करके सीखना का सिद्धांत, जिसमें बच्चे को ज्यादा से ज्यादा करने का मौका दिया जाए और बालक जो चीज हम करके सीखते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए हमारे दिमाग में स्टोर भी हो जाता है। दूसरा है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा का सिद्धांत। जो प्रेरणा का सिद्धांत है इसमें क्या कहा गया है, व्यक्ति की वो आंतरिक शक्ति जो उसमें ऐसी क्रियाशीलता उत्पन्न करती है जो लक्ष्य की प्राप्ति तक चलती रहती है, प्रेरणा कहलाती है। प्रेरणा का मतलब मोटिवेशन। जब जब आपको लगता है कि यार मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर आप एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। उस मोटिवेशनल वीडियो को देख करके आपके अंदर फिर से एक ज्वाला भड़क उठती है, आग उठती है कि नहीं हम कर डालेंगे, जब इसने कर दिया तो हम भी तो कर सकते हैं, और फिर आप अपने काम में मजबूती से लग जाते हैं। तो वही तो मोटिवेशन है। ओके, ये प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है। प्रेरित हो जाने पर बालक स्वयं क्रियाशील हो जाता है। भाई आपने कह दिया हमसे नहीं हो पाएगा, हमें तो समझ में ही नहीं आता, फिर किसी ने आपको प्रेरित किया, अरे उसको श्याम को देखो, उसको तो कुछ नहीं आता था, फिर देखो उसने मेहनत की, आज वो कहाँ है। अब आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आई कि यार वो तो मेरे से नीचे, बहुत नीचे था, उसको तो वो तो क्लास में रोज मुर्गा बनता था, आज वो हमसे कहीं ऊपर है ना। तो आप अब उससे इंस्पायर हो रहे हैं, फिर आप जो है स्वयं एक्टिव हो जाते हैं, फिर आप क्रियाशील हो जाते हैं उस काम को करने के लिए। बालक को प्रेरित करने के लिए टीचर को बालक की जन्मजात प्रवृत्तियों से लाभ उठाना चाहिए। जो हमें जन्मजात प्रवृत्तियां मिली हैं उनसे टीचर को लाभ उठाना चाहिए, और वो प्रवृत्ति हमारी जिज्ञासा है। जिज्ञासा सबके अंदर होती है, क्यूरियोसिटी सबके अंदर होती है, उसको कोई जगाने वाला चाहिए। ठीक है, अतः अध्यापक को बालक के समक्ष पाठ्यवस्तु इस प्रकार प्रस्तुत करनी चाहिए कि उसमें उसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो, वो सीखने के लिए उत्सुक हो, उसको सीखने में मजा आए, आनंद आए, है ना। किसी वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया दिखा करके प्रेरित किया जा सकता है। कोई वस्तु कैसे निर्मित होती है, कैसे बनती है, पूरा जो प्रोसीजर है वो हम बच्चे को दिखा सकते हैं, बच्चा इससे इंस्पायर हो सकता है। तो ये हमारा प्रेरणा का सिद्धांत है। ठीक है, आसान शब्दों में, कम शब्दों में। इसका मतलब यही है कि बच्चे को इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, बच्चे के अंदर जिज्ञासा सबके अंदर होती है, बस आपको क्या करना है, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो शक्ति है उसको जगाना है। ठीक है, जिस तरीके से हनुमान जी की शक्तियों को जगाया गया था, ठीक है, वो सब बालकों के अंदर भी शक्तियां हैं, बालकों की शक्तियों को जगाया जा सकता है मोटिवेशन के माध्यम से, ऐसी कहानियों के माध्यम से,
हम बच्चों को इंस्पायर कर सकते हैं और बच्चा फिर खुद आगे बढ़ करके अपने आप क्रिया को, काम को कर लेगा, उसको अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकता है। रुचि का सिद्धांत देखिए, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या कहता है? देखिए, इंटरेस्ट का मतलब है कि जिस काम को करने में हमको आनंद आता है, हमको मज़ा आता है, तो वो काम हम करते रहते हैं। वो काम हम घंटों तक करते रहते हैं, थकते नहीं हैं। लेकिन जिस काम को करने में हमको बिल्कुल भी आनंद नहीं आ रहा है, हम बोरिंग हो रहे हैं, उस काम को हम थोड़ी बहुत देर में करके ही थक जाते हैं, प्लस उसको हम बेहतर भी नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या चाहिए? देखिए, शिक्षण में रुचि का सिद्धांत का मतलब है बालक में अधिगम के लिए रुचि उत्पन्न करना, बालक को लर्निंग के लिए इंटरेस्ट हो। अगर क्लास में बालक बैठा है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसमें बालक को इंटरेस्ट आना चाहिए। ठीक, अगर नहीं आ रहा है तो अपनी टीचिंग मेथड्स यूज करो, पढ़ाने का तरीका बदलो, अपने सिद्धांत बदलो, है ना। जिस उदाहरण से बालक नहीं समझ पा रहा है, आप दूसरे उदाहरण देना शुरू करो, ठीक है। लेकिन बच्चे को आनंद आना चाहिए। अगर बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आपका पढ़ाना व्यर्थ है वहां पे। अर्थात तो इसका मतलब है बालक में अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए इंटरेस्ट उत्पन्न करना। अर्थात जब बालक में किसी पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है तो उसके लिए उस पाठ का सीखना सरल हो जाता है। अपनी रुचि के कार्य को बालक अधिक मन लगाकर करता है, लंबे समय तक करता है, थकता नहीं है और वो चीज़ें वो लंबे समय तक याद रख पाता है। ठीक है, तो पाठ को ऐसा बनाओ, इस तरीके से पढ़ाओ कि बच्चा उसको इंटरेस्टेड होकर के सीख सके। शिक्षण को उपयोगी और इफेक्टिव, प्रभावशाली बनाने के लिए पाठ्य विषय में बालक की रुचि उत्पन्न करना अति आवश्यक है। रुचि हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? रुचि हम उत्पन्न कर सकते हैं बालक को अच्छे अच्छे उदाहरण दे करके, हम सरल से सरल टीचिंग मेथड्स का यूज करके, ठीक है। और जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसकी कुछ एक्टिविटी आप करा सकते हैं, ठीक है। आप बच्चों से प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं या और भी चीज़ें हैं। स्वक्रिया का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत। देखिए, स्वक्रिया का मतलब जब बालक खुद क्रिया करता है। इंस्पिरेशन का थ्योरी जो है, मोटिवेशन की थ्योरी, अनुभव का सिद्धांत आदि का अनुसरण करके छात्रों में विषय और पाठ्य वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। देखिए, यहाँ पे बालक जब खुद करके सीखेगा तो उसको इंटरेस्ट आएगा। बच्चे को हम मोटिवेट करेंगे, बच्चे को इंस्पायर करेंगे, बच्चे को इंटरेस्ट आने लग जाएगा। ठीक है, जो उसने पहले सीखा है उन अनुभवों से, उन एक्सपीरियंसेस के माध्यम से उसको लाभ उठाने के लिए कहा जाएगा, तो बालक सीखेगा, उसको इंटरेस्ट आएगा। ओके, छात्र द्वारा रुचि न लिए जाने की स्थिति में सफल शिक्षण संभव नहीं है। आप चाहे जितनी मेहनत करके बालक को सिखा लो, यदि बालक इंटरेस्टेड नहीं है, उसको सीखने में मजा नहीं आ रहा है, तो आपका शिक्षण वहाँ पे असफल है, बेकार है। ओके प्यारे दोस्तों, अगर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हमारे पास पेड कंटेंट अवेलेबल है। पेड कंटेंट का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड कंप्लीट 8 सब्जेक्ट के नोट्स आपको जो है व्हाट्सएप पे पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो क्वेश्चन बैंक है, लाइक जैसे राजन की सीरीज है, उसकी भी कंप्लीट पीडीएफ आप तक पहुंचाई जाती है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए आपने हमारे पास फीस पे की है, ठीक है, और आपको हमारे नोट्स मिल गए, अब आप सोच रहे हैं कि सर के नोट्स हैं, हमें क्वेश्चन बैंक भी लेना चाहिए, वहाँ भी आप पैसा दें। ऐसा नहीं है, सिर्फ एक जगह आपको पैसा देना है, ठीक है। आप फीस पे करके हमारे कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं, उसके साथ आपको क्वेश्चन बैंक की पूरी सीरीज कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी 8 सब्जेक्ट की, ठीक है। इससे आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे एक तो ये पीडीएफ आप देख पा रहे हैं, ओके, ये सीरीज है, देखिए शिक्षण अधिगम का सिद्धांत जो सब्जेक्ट है ये उसी की कंप्लीट सीरीज है। इस तरीके से इसकी भी कंप्लीट पीडीएफ आप तक पहुंचेगी, ओके। इसकी आपको ये भी मिलेगा, तो इससे आप दोनों चीज़ें जब आपको मिल जाएंगी, कंप्लीट कंटेंट की पीडीएफ 8 सब्जेक्ट की प्लस क्वेश्चन बैंक, सब आपको एक जगह मिल जाएगा, तो आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप हमें क्या करेंगे, इस नंबर पे मैसेज करेंगे 9628182649, ओके, 9628182649। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए, इतना क्लियर हो गया। ये हमारी रुचि का सिद्धांत था, ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्यारे दोस्तों, क्या हम सभी समान हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हम सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं। हम सभी में क्या है?
हम सभी में अंतर देखने को मिलता है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है ना। हमारी रुचि योग्यता क्षमता अलग है, आपकी रुचि क्षमता योग्यता अलग है, हम सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं। ओके, यही भिन्नता है। तो यहाँ पे कहा गया है प्रत्येक बालक की आयु के अकॉर्डिंग, प्रत्येक बालक की आयु के अनुसार उसकी योग्यताएं, रुचियां, अभिवृत्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। अच्छा, ये क्यों कहा गया आयु के अनुसार? क्योंकि समय के अनुसार आपकी योग्यता भी बदलेगी, आपका इंटरेस्ट भी बदलेगा। जब हम छोटे थे तो हमारा इंटरेस्ट किस में था? खूब खेलने को मिले, है ना, गुब्बारे उड़ाने को मिले, पतंग उड़ाने को मिले। आज वो चीज़ें हमारे पास नहीं है, आज हमारा इंटरेस्ट उन चीज़ों में नहीं है। हमारी योग्यताएं पहले कुछ और थी, आज हमारी योग्यताएं कुछ और हैं। तो ये सब चीज़ें आयु के अनुसार बदलती चली जाती हैं। अतः शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी करके शिक्षण कार्य करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि क्लास में आपके 40 बच्चे बैठे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा बालक प्रतिभाशाली है, कौन सा बालक मंदबुद्धि है, कौन सा बालक एवरेज है, उसके हिसाब से आपको शिक्षण करना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि सेम तरीके से आप सबको नहीं पढ़ा सकते। तो शिक्षण करते समय टीचर को ये जानकारी होनी चाहिए कि बालक जो है वो अलग अलग जाति धर्म समूह से भी आते हैं। हालांकि वहाँ पे तो आपको जाति धर्म समूह से मतलब नहीं है, लेकिन जो योग्यता क्षमता रुचि है इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे, जिससे प्रत्येक स्तर पर छात्र लाभान्वित हों। कुछ लोग काले, कुछ गोरे होते हैं, कुछ लोग किसी तथ्य को जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोग देर में समझ पाते हैं, है ना। कोई चीज़ आपने समझाई तो जो अच्छे बच्चे हैं, प्रतिभाशाली हैं, एक बार आपने समझाया उनको समझ में आ गया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको 4 बार समझाओ तब भी समझ में नहीं आता है। कुछ अपनी बात चिल्ला चिल्लाकर सब जगह कह देते हैं और कुछ उपयुक्त समय पर भी अपने को व्यक्त नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होता है। कुछ लोग होते हैं वो जहाँ 4 लोग मिले वहीं अपनी जो है सुनाना शुरू कर देते हैं, दूसरे की नहीं सुनते हैं। और कुछ लोग बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, वो सिर्फ सामने वाले को सुनते रहते हैं, जितना उनसे पूछा जाता है उतना जवाब देते हैं, बात खत्म है। ठीक है, ये सब इंडिविजुअल डिफरेंसेज के लिए होता है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेज की वजह से होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। सब किसी मतलब अगर कोई थोड़ा सक्सेस हो गया है तो उसको अपनी सफलता की कहानी सुनाना सबको अच्छा लगता है। कुछ जो है कितने भी सफल हो जाएं तो किसी से नहीं कहते। उसमें कोई समानता नहीं है, न रूप रंग की, न आकृति की, न बनावट में, न ही बुद्धि में। यही भिन्नता ही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। अतः शिक्षक को, टीचर को टीचिंग करते समय बालकों की विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। उसे प्रतिभाशाली छात्रों के साथ साथ जो एवरेज बच्चे हैं, जो मंद बुद्धि हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे कक्षा के सभी छात्र अधिगम करने में समर्थ हो सके और शिक्षण आपका प्रभावशाली बना रहे। अगर आप सिर्फ प्रतिभाशाली बालक को लेकर के चलेंगे तो जो आपके एवरेज और मंद बुद्धि है वो तो बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर आप सिर्फ इनको लेकर के चलेंगे तो प्रतिभाशाली बच्चे फिर ये बोर होने लग जाएंगे। तो आपको इस तरीके से पढ़ाना है कि ये सभी बच्चे आप साथ में लेकर के चल पाए। ओके, तो ये था हमारा व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, जिसमें हमें सभी बच्चों की जो विभिन्नताएं हैं उनको ध्यान में रखना है। अगला है निर्माण और मनोरंजन का सिद्धांत। जो ये सिद्धांत है थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रिक्रिएशन। छात्रों में रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्ति का विकास करने के लिए उनसे रचनात्मक और मनोरंजनपूर्ण क्रियाएं करानी चाहिए। कुछ नया क्रिएटिव कराना चाहिए बच्चों से। ठीक है, खेल अथवा मनोरंजन में वे अपने पाठ को स्वतः ही सीख लें। कुछ ऐसी एक्टिविटी हम बालकों से करा सकते हैं जिसमें वो कुछ नया कर रहे हैं, उनको उस काम को करने में क्या है आनंद भी आ रहा है, तो वो खेल में भी अपने चैप्टर को सीख पाएंगे। जब तक शिक्षण कार्य में मनोरंजनात्मक क्रियाएं समाहित नहीं होंगी, पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई कम होती है और उनके लिए कितने सारे खिलौने है ना स्कूलों में होते हैं, और उनकी किताबों में देखिए कंटेंट बहुत कम लिखा होता है, पिक्चर्स ही पिक्चर्स होती हैं। तो ये सब इसीलिए कि उनकी जो शिक्षण क्रिया है वो मनोरंजक हो सके। मान लीजिए हमें गणित में पढ़ा सिखाना हो तो इसे आप इस रूप में गा करके, कविता का रूप दे करके शिक्षण को मनोरंजनात्मक बना सकते हैं। छोटे बच्चे होते थे, उनकी एक कविता की किताब अलग से आती थी पोएम की, हमारी तो कोई कविता की किताब नहीं आती है उनको, इसलिए ताकि उनको पढ़ने में मजा आए।
ठीक है। मनोरंजक बना सकते हैं कि सीखने वाले गणित में भी रुचि लेंगे। आपको मान लीजिए पढ़ाना है बच्चों को, 2 एकम 2, उठो सवेरे मुंह धो लो, 2 दूना 4, बहुत न खाना आम का अचार, 2 तियां 6, मीठी मीठी बात कहे, 2 चौके 8, मेले में जाओ करके ठाट बाट। ऐसे ही आगे आप जो है अपनी कविता बना करके ऐड करके और बच्चों को सिखा सकते हैं। ये हो गया निर्माण और मनोरंजन का सिद्धांत, यानी कि बच्चों से हम कुछ नया क्रिएट करवा सकते हैं, बच्चों को पढ़ने में मनोरंजन आना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, इसका मतलब ये है कि जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो भी आप बच्चे को सिखा रहे हैं, उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है वो निर्धारित होना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं A to Z, किसी भी मतलब जिस प्रकार प्रत्येक काम का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उसी प्रकार हर पाठ का भी उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। अगर टीचर को पाठ के उद्देश्य की जानकारी नहीं है तो उसे अपने कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो ध्यान रहे कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाएं उसके पीछे आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। यही इसमें कहा गया है। कक्षा शिक्षण का एक प्रमुख सिद्धांत है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, जिसका मतलब ये है कि प्रत्येक पाठ का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य ही निश्चित होता है। उद्देश्यों के बिना शिक्षक उचित शिक्षण नहीं करा सकता है। अगर पाठ के उद्देश्यों का निर्धारण पहले ही कर लिया जाता है तो टीचिंग बहुत ही स्पष्ट, व्यवहारिक, सरल, सुगम और रुचिकर हो जाती है। जो शिक्षण है आपका, यदि पहले से उद्देश्य क्लियर है कि इस चैप्टर को पढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य निर्धारित किया गया है, अगर वो पहले से फिक्स है तो आपका जो शिक्षण है वो स्पष्ट होगा, व्यावहारिक होगा, आप सरल तरीके से बच्चों को पढ़ा पाएंगे, सुगम होगा, इंटरेस्टेड होगा। साथ ही साथ शिक्षक शिक्षार्थियों की क्रियाओं, विषय वस्तु, विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री, मूल्यांकन की प्रविधि आदि का भी निर्धारण किया जाता है। अतः उद्देश्य विहीन शिक्षण जो है वो निरर्थक होता है, किसी काम का नहीं होता है। ठीक है भाई, आप घर में भी कोई ना कोई अगर काम कर रहे हैं तो उसके पीछे आपका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत हो गया। अगला है नियोजन का सिद्धांत। ठीक है, चलिए नियोजन का प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग क्या होती है। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी काम को करें उससे पहले आपको प्लान तैयार कर लेना चाहिए। देखिए, शिक्षण की सफलता का आधार नियोजन है। शिक्षण आपका तभी सफल होगा जब आप प्लानिंग करके काम करेंगे। शिक्षक को किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले छात्रों की आयु, उनका स्तर, क्या पढ़ाना है, किस विधि का प्रयोग करना है और किस शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना है और संभावित समस्याओं को किस प्रकार हल करना है, यानी कि जो समस्याएं आ सकती हैं उनको हम कैसे हल करेंगे, आदि सभी बिंदुओं को निश्चित कर लेना चाहिए। पहले से प्लान तैयार कर लेना चाहिए। ये आप तभी कर पाएंगे जब पहले से आपका पूरा प्लान तैयार होगा। आदि सभी बिंदुओं को निश्चित कर लेना चाहिए, जिससे उसके शिक्षण की सफलता की संभावना में वृद्धि होती है। लेकिन ये भी स्पष्ट है कि पाठ योजना शिक्षक की स्वामिनी न होकर उसकी सेविका है। समझिए बात को, जो लेसन प्लान आप तैयार कर रहे हैं वो आपका स्वामी नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, आप कुछ अपना दिमाग भी लगाएंगे, अपनी बुद्धि भी लगाएंगे, वो आपकी सेविका है। शिक्षक शिक्षण के समय, जो टीचर है वो पढ़ाते समय किसी भी पाठ्य योजना में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकता है। अगर आप स्वामी मान बैठेंगे तो परिवर्तन कहाँ कर पाएंगे, सेविका है आपकी वो। ठीक है, लेसन प्लान तो आप उसमें चेंजेस भी ला सकते हैं। जो लेसन प्लान तैयार किया गया है, यदि बालक उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, बालक बोरी फील कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, चीजों को नहीं समझ पा रहा है, जो उसमें उदाहरण है वो नहीं समझ पा रहा है, देन यू विल हैव टू चेंज, जस्ट आपको तुरंत वहां पे चेंज करना पड़ेगा। अतः उसकी योजना लचीली होनी चाहिए। ओके, तो ये समझ में आ गया नियोजन का सिद्धांत, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से भी पढ़ा रहे हैं, उसको पहले से आप तैयार कर लें। जो शिक्षण सिद्धांत होता है, इसकी आवश्यकताएं क्या होती हैं, ये आपका लास्ट स्टेटमेंट रहेगा। देखिए, नीड्स ऑफ थ्योरी ऑफ टीचिंग। शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 तो अधिगम के लिए समुचित परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए शिक्षण सिद्धांत आवश्यक है। लर्निंग के लिए समुचित यानी
प्रॉपर तरीके से जो भी सर्कमस्टांसेस हैं वो उत्पन्न करने के लिए शिक्षण सिद्धांत जरूरी है। शिक्षण सिद्धांतों के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में युक्त, आश्रित एवं स्वतंत्र चरों की जानकारी, शिक्षक के ज्ञान, पूर्व कथन, नियंत्रण में वृद्धि होती है। शिक्षण सिद्धांतों के द्वारा ही शिक्षक के ज्ञान, पूर्व कथन और नियंत्रण में वृद्धि होती है। ये स्टेटमेंट दोबारा 2 बार हो गया शायद। ये शिक्षकों की विभिन्न अवधारणाओं के विषय में ज्ञान प्रदान करते हैं। शिक्षण सिद्धांतों के माध्यम से शिक्षण को एक स्वतंत्र और अपरिहार्य विषय बनाया जा सकता है। ये शिक्षण और सीखने के बीच सहसंबंध की भी व्याख्या करते हैं। ये शिक्षण के क्षेत्र में शोध एवं प्रयोग के लिए नए आयाम भी प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरीके से आपने समझा शिक्षण सिद्धांत क्या होते हैं, इनकी क्या आवश्यकता है। जो अगली क्लास होगी उसमें हम शिक्षण के सूत्रों को समझेंगे, जिसमें जैसे सरल से जटिल की ओर हो गया, ज्ञात से अज्ञात की ओर हो गया, स्थूल से सूक्ष्म की ओर हो गया। इनको हम नेक्स्ट क्लास में समझ पाएंगे। ओके, और पूर्ण से अंश की ओर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। क्लास कैसे रही आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहाँ जहाँ हो सके शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो आप फटाफट 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको कंप्लीट आर्ट सब्जेक्ट का कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें क्वेश्चन बैंक जो है वो भी प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता ना रह जाए। ओके, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।